प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, हमने इस अध्याय में भारत के बारे में और राजस्थान के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जनसंख्या के बारे में पढ़ा, क्षेत्रफल की जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ा और लिंगानुपात के बारे में पढ़ा और नगरीयकरण के या शहरीकरण के बारे में पढ़ा। अब हम जनसंख्या नीति के बारे में पढ़ेंगे कि भारत सरकार की जनसंख्या नीति यानी पॉलिसी जनसंख्या को की जो दर है बढ़ने की उसको कम करना और उसे गुणवत्तापूर्ण जैसे शिक्षा प्रदान करना, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना ही क्या है, जनसंख्या नीति। तो भारत की जनसंख्या नीति 2000 में जारी की। भारत सरकार ने जनसंख्या नीति कब जारी की? 2000 में, याद रखना आपको। और इसके अलावा हम जनसंख्या के लिए सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया जनसंख्या नीति में और राजस्थान सरकार ने क्या किया। तो हम भारत सरकार की जनसंख्या नीति के बारे में पढ़ेंगे पहले, बाद में राजस्थान की जनसंख्या नीति के बारे में। जनसंख्या नीति का मतलब जनसंख्या को कम करना और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना ही क्या है, जनसंख्या नीति। अब जनसंख्या कम होगी तो उनको अच्छा स्वास्थ्य मतलब उनका जीवनी स्तर बढ़िया हो सकता है, उनको शिक्षा के माध्यम से उनमें गुणवत्ता प्रदान की जा सकती है और गुणवत्ता और उसमें राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि की जा सकती है और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। तो हम राजस्थान सरकार के बारे में कौन सी योजनाएं चलाई गई जनसंख्या नीति के तहत वो पढ़ेंगे और भारत सरकार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हेडिंग डालिए भारत की जनसंख्या नीति, हेडिंग डालेंगे भारत की जनसंख्या नीति। अब देखो, भारत की जनसंख्या नीति, इसको ऐसे पूछ सकते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। भारत एक ही बात है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। भारत की जनसंख्या नीति है राष्ट्रीय, तो राष्ट्र यानी देश ही होता ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत की जनसंख्या नीति 2000 में जारी की गई थी। कब? 2000 में। तो भारत की जनसंख्या नीति हेडिंग डालेंगे, इसको राष्ट्रीय पूछ सकते हैं, ऐसा याद रख लेंगे, राष्ट्र यानी देश। तो इसमें लिखें आप भारत सरकार द्वारा 15 फरवरी 2000 अब यहाँ भी जनसंख्या नीति परसेंट में भी लिख सकते हैं हम 2000। भारत की जनसंख्या नीति का भी 2000 नहीं लिखा तो यहाँ लिख लेंगे नीचे, कोई बात नहीं। तो भारत सरकार द्वारा 15 फरवरी सन कौन सी? 2000। तो देखो, भारत की जनसंख्या नीति 2000 कब जारी की गई? तो 2000 दे मान लो अगला, तो मैं ये तारीख याद रखना जरूरी है, 15 फरवरी को। कब की गई? 15, ये दोनों ही न दें। भारत की जनसंख्या नीति कब जारी की गई? तो 15 फरवरी 2000 को। 15 फरवरी 2000 को यह जनसंख्या नीति 2000 कब जारी की गई, तब ये याद रखना है 15 फरवरी, ठीक है। भारत सरकार, भारत ना, तो भारत सरकार द्वारा 15 फरवरी 2000 को नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। अगली लाइन में लिखेंगे, इस जनसंख्या नीति में कौन सी जनसंख्या नीति? जनसंख्या नीति 2000। इस जनसंख्या नीति में जनसंख्या से संबंधित मुद्दों को 3 भागों में दिया गया है। 3 भाग दिए, इसलिए 3 भाग इस जनसंख्या नीति में 3 भाग, कितने भाग? तो 3 के नीचे लाइन खींच लेंगे,
3 भाग दिए गए हैं। कितने भाग? 3 भाग। 3 भाग दिए गए हैं। अब देखो इसमें पहले बाद में लिखना, एक एक अपन कर लेंगे। पहला है अल्पकालीन मुद्दे और एक मध्यकालीन और एक दीर्घकालीन। 3 है, मध्यकालीन या मध्यमकालीन। वही पूरा मध्यकालीन मुद्दे। वो तीसरा दीर्घकालीन मुद्दे। ठीक है। अब देखो 3 अल्पकालीन यानी बहुत कम समय के लिए, मध्यमकालीन यानी कुछ समय के लिए, और दीर्घकालीन यानी लंबे समय के लिए। इसमें लगभग 2010 तक का लक्ष्य रखा गया था और दीर्घकालीन में 2045 तक का। वही इसमें अल्पकालीन यानी बहुत थोड़े समय के लिए या शीघ्र रूप से। ठीक है। तो 3 मुद्दों में पहला लिखें नंबर 1 अल्पकालीन मुद्दे। द पूरा आएगा और एक बार आधा द। अल्पकालीन मुद्दों में देखो इसमें लिखें आप यानी इस नीति मतलब वही जनसंख्या को कम करना या उसको कंट्रोल करना। तो जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ रही है, उसको कम करना, ये क्या है? जनसंख्या नीति। तो इसमें लिखे नंबर 1 में इसके अंतर्गत किस नंबर 1 लगा के लिखेंगे अल्पकालीन मुद्दे, फिर लिखेंगे चिन्ह लगा के, वर्णन चिन्ह लगा के, इसके अंतर्गत ऐसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया, ऐसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया जिनको तुरंत प्रभाव से, अल्पकालीन थोड़े समय के लिए, तो तुरंत प्रभाव से लागू किया जाना आवश्यक था, जिसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाना आवश्यक था, तुरंत प्रभाव से लागू किया जाना आवश्यक था। जैसे यानी उदाहरण, जैसे का मतलब उदाहरण या जैसे गर्भ निरोधक उपायों के विस्तार, जैसे गर्भ निरोधक उपायों के विस्तार के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार करना, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी यानी मूलभूत, बुनियादी मतलब मूलभूत ढांचे में सुधार करना, मूलभूत ढांचे में सुधार करना। तो अल्पकालीन में कौन सी चीज तुरंत यानी शीघ्र या तुरंत प्रभाव से इनको लागू किया गया। अल्पकालीन मुद्दे तो बहुत थोड़े समय को तुरंत प्रभाव से लागू किया गया। अब ना एक लाइन छोड़ के नंबर 2 लगा के लिखिए मध्यकालीन मुद्दे। काल यानी समय, कालीन मतलब समय मतलब तो थोड़े समय के लिए, ये कुछ समय के लिए, और दीर्घ यानी आने वाले लंबे समय के लिए। तो 2 लगा लिखिए मध्यकालीन मुद्दे, है ना, ये भी पूरा लिखेंगे ना। इसमें लिखे इसमें यह लक्ष्य रखा गया कि सन 2010, अब इसके नीचे लाइन खींच लेंगे, 2010 तक भारत की जन्म दर को 2010 तक भारत की जन्म दर को विस्थापित स्तर पर लाया जाएगा। भारत की जन्म दर को विस्थापित स्तर पर लाया जाएगा। कब तक? जो 2010 तक विस्थापित स्तर पर लाया जाएगा, विस्थापित स्तर पर लाया, स्तर लेवल तक लाया जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया दूसरा। तो 2010 याद रखेंगे। इसमें दीर्घकालीन मुद्दे शामिल किए गए थे। स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत ढांचे में सुधार करना था इसका मतलब। मध्यकालीन में 2010 तक का समय लिया गया। 2000 थे नहीं, शुरू कब हुई थी? 2000 में। तो 10 साल का समय हो गया ना। ये मध्यकालीन था कि 2010 तक
क्या किया जाए कि जन्म दर को विस्थापित स्तर पर लाया जाए, यानी जन्म दर बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत ज़्यादा न हो, क्योंकि जन्म दर बढ़ेगी तो जन्म दर बढ़ेगी तो आपको पता है जनसंख्या भी बढ़ेगी। जनसंख्या वृद्धि का कारण है जन्म दर, और मृत्यु दर में कमी होना, जन्म दर में बढ़ना, तो उसको विस्थापित एक लेवल पे लाया जाएगा कि जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा न हो, जन्म दर। तो जन्म दर हमने पढ़ा था ना, 1000 पुरुषों पर या 1000 बच्चों पर जो जन्म लेने वाले बच्चों पर जो जीवित बच्चों की संख्या है 1000 से लिखेंगे हम, जीवित बच्चों की संख्या को क्या है, या जीवित रहने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं, और मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर। हम पूर्व में पढ़ चुके, तो परिभाषा आपको याद रखनी है। फिर एक लाइन छोड़ के लिखे तीसरा, दीर्घकालीन मुद्दे, दीर्घकालीन मुद्दे, इसमें लिखें इसके अंतर्गत आर्थिक व सामाजिक विकास, इसके अंतर्गत आर्थिक व सामाजिक विकास, कौन सा विकास? आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, आर्थिक और सामाजिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त, पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आर्थिक और सामाजिक तो क्या विकास और पर्यावरण के संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सन 2045, तो यहाँ लाइन खींच लेंगे, आर्थिक व सामाजिक और पर्यावरण तीनों, आर्थिक व सामाजिक के नीचे, पर्यावरण के नीचे और सन के नीचे, 2045 तक भारत की जनसंख्या को स्थिर जनसंख्या स्तर पर लाने का स्थिर जनसंख्या स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। दीर्घ यानी लंबे समय, तो जो 2000 में ये 15 फरवरी 2000 को ये जनसंख्या नीति जारी की गई थी, इसकी घोषणा की गई थी भारत सरकार के द्वारा। तो मध्य में 10 और इसमें ये तुरंत ये 10 साल 2045 साल का, तो 2020 चल रही है, तो 2045 तक हमने ये भी पढ़ा था कि अगर जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रही, पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि अगर 2045 तक जिस प्रकार 2011 के आंकड़े भी हम देखें, जिस प्रकार जनसंख्या वृद्धि दर पिछले मुकाबले घटित तो है, लेकिन अगर इसी रफ्तार से भी बढ़ती रही तो 2045 तक भारत विश्व का चीन को पछाड़ते हुए या चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा 2045 तक, अगर जनसंख्या नियंत्रण में नहीं रही तो इसी कारण एक दीर्घ विजन तैयार किया गया, जिसमें 2045 तक जो जनसंख्या का जो स्तर है उसको एक लेवल में लाया जाए, ताकि जनसंख्या वृद्धि एक नियंत्रण में रहे। तो ये कंप्लीट हो गया भारत सरकार, भारत की जनसंख्या नीति, या डायरेक्ट मूल्य जनसंख्या नीति का वर्णन कीजिए, तो आपको भारत का ही लिखना है। अगर राजस्थान का अलग से नाम दे तो राजस्थान का लिखना है। तो ये कंप्लीट हो गया। अगला देखिए अब हम राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये लिख लें, जनसंख्या नीति क्या है, इसकी परिभाषा भी लिख लें। जनसंख्या नीति क्या है एवं राजस्थान की जनसंख्या नीति। जनसंख्या नीति, पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं हम। इसकी परिभाषा सेम होगी, ये भारत की राजस्थान की अलग अलग नहीं, ये पर्सनल है। जनसंख्या नीति मतलब जनसंख्या नीति से आप क्या समझते हैं? तो नीति यानी पॉलिसी सरकार की। तो जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको कम करना, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना ही क्या है? जनसंख्या नीति यानी सरकार की नीति। तो ये
जनसंख्या नीति से तो परिभाषा एक होगी, ये नहीं कि भारत की अलग राजस्थान की अलग थोड़ी होगी। जनसंख्या नीति राजस्थान की पूछे तो अलग उत्तर को, भारत की अलग, परिभाषा तो सेम ही होगी। जनसंख्या नीति से आप क्या समझते हैं? भारत सरकार की तो नीति का मतलब इसका डेफिनेशन है नहीं, परिभाषा एक ही होगी। जनसंख्या नीति से आप क्या समझते हैं? राजस्थान की जनसंख्या नीति का वर्णन कीजिए, तो ये परिभाषा तो वही आएगी, फिर राजस्थान का अलग हो जाएगा, भारत का अलग हो जाएगा। तो ये जनसंख्या नीति की परिभाषा है ना। तो जनसंख्या नीति लगा के लिखिए आप। जब जनसंख्या में वृद्धि होती है, जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए तथा लोगों के जनसंख्या को नियंत्रित करने लिखे, जनसंख्या को नियंत्रित करने ऐसा लिखे, करने तथा फिर बाद में कि तथा लोगों के गुणवत्ता युक्त जीवन को बनाए रखने के लिए, लोगों के गुणवत्ता युक्त जीवन को या जीवन स्तर को, एक ही बात है, बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा जो नीति अपनाई जाती है, सरकार द्वारा जो नीति अपनाई जाती है उसे जनसंख्या नीति कहते हैं, उसे जनसंख्या नीति कहते हैं। तो ये तो परिभाषा हो गई, उसे जनसंख्या नीति कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि को रोकने तथा उसमें जीवन की गुणवत्ता बनाए या जीवन स्तर में सुधार के लिए गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा, अब सरकार कोई भी हो सकती है, भारत सरकार भी हो सकती है या राजस्थान सरकार भी, सरकार द्वारा जारी की गई नीति को क्या कहते हैं? जनसंख्या नीति। तो ये जनसंख्या नीति की परिभाषा हो गई। तो जनसंख्या नीति से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई। अब इसके नीचे एक लाइन और लिखें, बस परिभाषा तो आपको इतनी लिखनी है, इसमें एक लाइन और ऐड कर देते हैं हम। सरकार की विभिन्न योजनाओं, विभिन्न यानी तरह तरह की, सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों, सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है, सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है। अब देखो जनसंख्या नीति बन गई, तो अभी हमने पढ़ा अल्पकालीन मुद्दे, मध्यकालीन और दीर्घकालीन जैसे दो, उसमें तुरंत प्रभाव से, इसमें 2010 लास्ट वाले में 2045 पढ़ा। तो ऐसी सरकार योजनाएं बनाती हैं, वो भारत सरकार का विजन था, अब राजस्थान सरकार का अलग है ना, तो परिभाषा सेम हो जाएगी। अब अगली हेडिंग डालिए एक लाइन छोड़ के, राजस्थान की जनसंख्या नीति। अब राजस्थान के बारे में पढ़े, वो भारत की थी 15 फरवरी 2000 को जारी, ये भारत सरकार की। अब पढ़ेंगे हम राजस्थान, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़े, भारत का पूछे तो भारत का, राजस्थान का पूछे तो राजस्थान का। राजस्थान की जनसंख्या नीति, राजस्थान की जनसंख्या नीति। और जो सरकार द्वारा, जैसे मुख्यमंत्री पंचामृत योजना, स्वास्थ्य योजना, ठीक है, टीकाकरण के माध्यम से, जनमंगल कार्यक्रम के द्वारा सरकार, ये राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं। और जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो मुख्य धारा से दूर है, गांव में, ढाणियों में, जो पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पर जो बॉर्डर के इलाके हैं, जहाँ पर अक्सर सुविधाओं का अभाव होता है, वहाँ लोग पहुँच नहीं पाते, ऐसी जगह पर भी क्या है, सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराया है जनसंख्या नीति के तहत। तो इसमें लिखे, अभी राजस्थान का पढ़ रहे हैं हम।
तो इसमें लिखें राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के जो प्रपत्र भी हमने पढ़ा था, तो उनके जो नीति दिए राज्यों को, तो राज्य ने उनके जो लक्ष्य दिए उनको पूरा करने के लिए अब राजस्थान सरकार ने क्या किया ना, तो पूरा करने के लिए विभिन्न गतिविधियों एवं योजनाओं के माध्यम से जनसंख्या के स्थायित्व का प्रयास कर रही है। कौन? राजस्थान सरकार। कौन कर रही है? ये जनसंख्या तो बढ़ेगी लेकिन उसकी वृद्धि को कम करना। जैसे हम देखते हैं कि पुराने समय में हर परिवार का जो आकार था वो काफ़ी बड़ा होता था, सदस्य बहुत ज़्यादा होते थे, कोई 5। हम देखते हैं पुराने में कोई 5, किसी परिवार में कोई 5 भाई हैं, कोई 10 हैं, कोई 7 है, ये 4-5 का 5 तो कम से कम होते ही थे हम देखें तो। लेकिन आज ये जनसंख्या नीति का सरकार की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि आज देखो ज़्यादातर हर परिवार में आपको 2 ही बच्चे मिलेंगे, ताकि उन पर शिक्षा में, स्वास्थ्य में अच्छा खर्च किया जा सके, उनका पालन पोषण ठीक ढंग से हो सके, उनको अच्छी शिक्षा दी जा सके। तो वो परिवार का हो गया। तो ये सरकार का ही प्रयास है। इसके अलावा जैसे लड़कियों को परिवार वाले बोझ समझते थे, तो इसके जन्म पर भी सरकार ने कई योजनाएं चलाई है कि ताकि समाज में जो पुरुष मानसिकता है उनसे मुक्ति मिले और महिलाओं को भी समाज में सम्मान मिले। या परिवार में भी लड़के और लड़कियों में जो लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, भाई ये लड़का है, ये लड़की है, उस भेदभाव को भी कम किया जा सके शिक्षा के द्वारा और योजनाओं के माध्यम से। और हम ऐसा देख भी रहे हैं, आज देखो हर परिवार में जो शिक्षा लड़के को दी जाती है वही लड़कियों को दी जा रही है। इन लोगों की मानसिकता बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। तो इसमें लिखिए हम जैसे नंबर 1 लगा के लिखिए अब कौन कौन सी योजनाएं ये राजस्थान सरकार ने चलाई। तो जैसे फिर नंबर 1 लगा के लिखें योग्य दंपतियों, आदम आएगा योग्य दंपतियों मतलब पति और पत्नी। योग्य दंपतियों को उनकी इच्छा के अनुसार परिवार कल्याण की आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाकर परिवार सीमित रखने के लिए शिक्षित किया जा रहा है। परिवार सीमित रखने के लिए शिक्षित किया जा रहा है। कई जगह स्लोगन भी लिखे आते हैं। हमारे परिवार में जो राशन कार्ड होता है उसके नीचे देखो, उसमें भी स्लोगन लिखे आते हैं, भाई सीमित परिवार या छोटा परिवार, सुखी परिवार, ऐसे स्लोगन नारे टाइप में लिखे होते हैं ना। तो इससे भी आदमी को क्या है, मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। सरकार योजनाएं करती है, लोगों को टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से या और किसी माध्यम से क्या है उनको जागरूक किया जाता है कि परिवार को क्या रखा जाए, सीमित रखा जाए। यानी परिवार का आकार कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अब देखो हम परिवार से उदाहरण है, एक परिवार में देखो आज अगर मान लो किसी के 5 बच्चे हो तो न तो उसको बढ़िया खाना दे सकता है, न उनको पौष्टिक भोजन दे सकता है, न उनको अच्छे कपड़े और न उनको अच्छी शिक्षा दे सकता है। तो उसी प्रकार ये जनसंख्या, वो देश का उदाहरण ले तो देश में भी फिर वो जनसंख्या किस पर
बाहर हो जाएगी, देश पर हो जाएगी। भाई राज्यों से मिलकर परिवार से राज्य जिले से बन के देश बन गया, तो ज़्यादा जनसंख्या है तो भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनको जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उनको, जैसे हम परिवार पर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है तो सरकारों को भी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। उनकी पढ़ाई के लिए स्कूलें ज़्यादा खोलनी पड़ती है, अस्पताल ज़्यादा खोलने पड़ते हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं उन पर ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो जिस प्रकार एक परिवार पर बोझ बढ़ता है उसे सरकार पर भी बोझ बढ़ता है। इस कारण जनसंख्या को क्या सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। नंबर 2 लगा के लिखिए, राजस्थान सरकार द्वारा, अब राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं ना मैं, तो राजस्थान सरकार द्वारा नियमित टीकाकरण अभियान, नियमित मतलब नियम पूर्वक, नियमित टीकाकरण। अब देखो जैसे पहले, अब तो ऐसा कम हो गया, प्लस पोलियो था तो उसमें हर संडे के दिन जो 5 वर्ष से कम आयु के बाद उनको दवा पिलाई जाती थी ताकि किसी को पोलियो न हो, और भारत को उससे मुक्त भी कर दिया गया। और भी देखो कई टीके लगते हैं बच्चे के जन्म से लेकर जब वो 5 साल तक होता है तब तक उनके टीके लगते हैं, यानी आने वाली जो बीमारी है वो उनसे बच सके। तो सरकारी अस्पतालों में हम देखते हैं गुरुवार के दिन टीके लगाए जाते हैं। तो ये सरकार की योजना ही तो है कि बालक को जो भविष्य में जो बीमारियां होने का खतरा था वो उनको नहीं होता। तो पहले हम कई लोग अपंग हो जाते थे जन्म के बाद, वो स्वस्थ होते थे पहले, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद वो अपंग हो जाते थे, यानी वो पोलियो से ग्रसित हो गए या और किसी बीमारी से ग्रसित हो गए। अब ये टीकाकरण के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ रहता है। तो ये सरकार की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। तो टीकाकरण अभियान कोष्टक में लिखे मातृ शिशु स्वास्थ्य, कोष्टक में लिखे आगे मातृ तय के नीचे रखी मात्रा, मातृ शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस, मातृ शिशु पोषण स्वास्थ्य दिवस तथा मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान। मुख्यमंत्री योजना का नाम है मुख्यमंत्री पंचामृत। अब इसको अलग लिखेंगे तो पंच और अमृत हो जाएगा, पंचामृत ना, इसको मिला के लिख दिया तो पंचामृत अभियान। मातृ शिशु स्वास्थ्य दिवस और ये मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान। फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर कोष्टक के बाद लिखेंगे चलाकर, ऊपर टीकाकरण लिखा तो टीकाकरण, अब कौन सा टीकाकरण ये लिख दिया अब ये, फिर चलाकर क्या लिखेंगे, चलाकर गर्भवती महिलाओं एवं टीकाकरण अभियान चलाकर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को पोषण सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। बच्चों को पोषण सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि शिशु व मातृ, ताकि शिशु यानी छोटा बच्चा जो जिसने जन्म लिया है वह मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके, मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके। यानी महिलाएं कई बार क्या होती हैं, बच्चे के जन्म के समय वो भी मर जाती हैं। पहले बहुत ज़्यादा होता, अब विज्ञान में के कारण और विज्ञान की प्रगति के कारण अब अनेक रोगों की दवाएं आ चुकी है, हर चीज़ का इलाज है, तो ऐसा अब बहुत कम होता है। तो टीकाकरण अभियान चला करें। शिशु मृत्यु दर है, जो छोटा बच्चा जन्म के समय किसी कारण से मर जाता था तो उनका, और मातृ मृत्यु दर इन उनको जन्म देने वाली थी उनकी भी मृत्यु हो जाती तो उनकी मृत्यु दर को कम किया जा सके। तीसरा लिखें राजस्थान में जन मंगल योजना, जन मंगल योजना के माध्यम से, जन मंगल योजना के माध्यम से, ये योजना का नाम है जन मंगल, जैसे अभी मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान, ठीक है। तो जन मंगल योजना के माध्यम से गांव-गांव में
गांव गांव में परिवार कल्याण के तहत साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गांव गांव में साधन, परिवार कल्याण के तहत साधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। परिवार कल्याण के तहत साधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। गांव गांव में, शहरों तक ही सुविधा नहीं है, ये गांवों तक भी है, ढाणी तक भी है। चौथा लिखें, राज्य सरकार द्वारा, चौथा पॉइंट लिखें, राज्य सरकार द्वारा महिला स्वास्थ्य केंद्रों को, राज्य सरकार द्वारा महिला स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने के प्रावधान किए जा रहे हैं। सुदृढ़ करने के प्रावधान किए जा रहे हैं ताकि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को, विभिन्न क्षेत्रों में मतलब कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहती है, कोई ढाणी में रहती है, कोई जैसे भारत है तो एक विशाल देश है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ी इलाके हैं, कहीं समतल मैदान है, तो वहाँ पर सब तक सुविधा नहीं पहुँच पाती थी। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को पहले से मजबूत किया गया है, सुदृढ़ किया गया है, ताकि सभी महिलाओं तक ये सुविधा पहुँच सके। तो विभिन्न जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभिन्न जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी हो सके। परिवार कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी हो सके, ताकि परिवार कल्याण के कार्यों की जानकारी हो सके। तो स्वास्थ्य सेवा में क्या सबको सरकार की योजनाओं का पता चले, फिर सरकार ने क्या योजना चला रखी है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, तो पता होगा तभी तो जागरूक होंगे, तो उनको जागरूक किया जा रहा है परिवार कल्याण के तहत। अंतिम लिखिए पांचवा, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, ऐसा भी लिख सकते हैं, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से या द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में, दूर की मात्रा बढ़ी आएगी, दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा मतलब इलाज, चिकित्सा मतलब इलाज एवं परिवार कल्याण की सेवाओं को, उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, विभिन्न योजनाओं के, तो कोई योजना चला दी, उन योजनाओं के द्वारा सरकार द्वारा क्या है, दूर दराज के क्षेत्र, मान कोई रेगिस्तानी इलाका है, दूर दूर तक कोई गांव ही नहीं है, ढाणी है, 2-4 परिवार ही रहते हो, उन जगह तक भी स्वास्थ्य सेवाएं और परिवार कल्याण की जो योजनाएं हैं सरकार की, तो उन लोगों तक भी वो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं या करवाई जा रही है ये सरकार की योजनाएं। अब इस पाठ में जैसे हमने पढ़ा था, नगरीकरण पढ़ा था पूर्व में, तो नगरीकरण में तो ये राजस्थान सरकार की योजना हो गई, ये हम पहले पढ़ लिए। अब जो हमने योजनाएं पढ़ी थी, जनसंख्या वृद्धि के लाभ, जनसंख्या हानि, ये हमने नहीं लिखे थे, तो थोड़ा इसको भी हम लिख लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए, नगरीकरण तो जनसंख्या वृद्धि है, दो पढ़े, जनसंख्या वृद्धि
और एक नगरीकरण। तो जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन सी हानियां हैं या जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है और जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो देखिए, इसको हम एक बार पढ़ने के बाद मन से भी लिख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि के लाभ भी हैं, कारण क्या है, कारण भी है, और उसकी हानियाँ भी हैं, नुकसान भी हैं। तो कारण तो क्या है, जैसे हमें अशिक्षा भी इसका कारण है, और पुत्र की चाह में लोग क्या जनसंख्या वृद्धि करते हैं। पुत्र की चाह में लड़कियों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है तो हम पुत्र को ज़्यादा महत्व देते हैं, इस कारण से भी जनसंख्या वृद्धि होती है। तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसमें हेडिंग डालिए आप, जनसंख्या वृद्धि के कारण। क्या लिखेंगे, ये नीति पढ़ी थी ना पहले हमने, ये अलग थी। अभी जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि किन कारणों से बढ़ रही है, इसमें लिखें आप नंबर 1 लगा के। भाई भारत की जनसंख्या बढ़े, जनसंख्या भारत की आ गई ना, तो जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, ये प्रश्न आ जाए तो हमें लिखना है। देखो नंबर 1 लगा के लिखें, ग्रामीण क्षेत्रों में यानी गांवों में जागरूकता एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता एवं चिकित्सा सेवाओं के अभाव के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता एवं चिकित्सा सेवाओं के अभाव के कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है। यानी गाँवों में मतलब जैसे हम सिक्कर में रहते हैं, इधर शिक्षा का विस्तार ज़्यादा, कई भारत की बात हो रही तो भारत में बहुत से गाँव ऐसे जहाँ लोग आज भी बहुत कम पढ़े लिखे। साक्षरता हमने पढ़ी थी भारत की 14.04 पढ़ी थी ना, पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने। तो मतलब 26% लोग आज भी क्या हैं, साक्षर नहीं है। तो वो है, इनके अलावा कई ऐसे तो गाँवों में रहते हैं लेकिन उनकी वो जागरूक नहीं, उनको पता नहीं है कि सरकार की क्या योजनाएं चल रही हैं, या वो इस मामले में जनसंख्या की क्या हानि हो सकती है, क्या नुकसान है, उसको उसका पता नहीं है। और चिकित्सा यानी वहाँ पर अस्पताल वगैरह ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध न होने के कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। नंबर 2 लगा के लिखिए, लोगों में पुत्र प्राप्ति की चाह, लोगों में पुत्र प्राप्ति की चाह यानी इच्छा, चाह यानी इच्छा से भी जनसंख्या बढ़ रही है। लोगों में पुत्र प्राप्ति की चाह के कारण या चाह से भी जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। यानी हम पुरुष को ज़्यादा महत्व देते हैं, बच्चों को तो यानी पुत्र होना ही चाहिए। इस कारण से भी क्या है, परिवार का आकार बढ़ जाता है। तीसरा लिखें, भारत में उच्च जन्म दर के कारण भी, भारत में उच्च जन्म दर के कारण भी जनसंख्या बढ़ रही है। उच्च जन्म दर के कारण भी बढ़ रही है। यानी 1000 बच्चों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। तो जन्म दर क्या है, ज़्यादा है, और मृत्यु दर क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो जन्म दर ज़्यादा होगी तो बच्चे बढ़ेंगे और मृत्यु दर भी कम। पहले बहुत से बच्चे किसी न किसी बीमारी से मर जाते थे, अब सुविधा होने के कारण जन्म दर भी घटी है, मृत्यु दर भी घटी है। इस कारण से भी जनसंख्या बढ़ रही है। अगला लिखें, चौथा, जनसंख्या वृद्धि के लिए
जनसंख्या वृद्धि के लिए मृत्यु दर में कमी, जनसंख्या वृद्धि के लिए मृत्यु दर में कमी भी इसका एक कारण है। मृत्यु दर में कमी भी इसका एक कारण है। यानी जन्म दर तो बढ़ रही है, जन्म दर उच्च जन्म दर है, और दूसरा क्या है, मृत्यु दर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उनको क्या है, उससे भी जनसंख्या बढ़ रही है। अगला लिखें तो ये देखो साथ के साथ याद भी होते जाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव और कम जागरूकता या जागरूकता के अभाव के कारण जनसंख्या बढ़ रही है। पुत्र प्राप्ति की चाह में जनसंख्या बढ़ रही है। उच्च जन्म दर के कारण जनसंख्या बढ़ रही है और निम्न मृत्यु दर के कारण भी जनसंख्या बढ़ रही है। अगला लिखेंगे देश में शिक्षा व ज्ञान का अभाव होने के कारण, देश में शिक्षा व ज्ञान का अभाव होने के कारण भी जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है, ज्ञान का अभाव होने के कारण भी जनसंख्या बढ़ रही है। अगला लिखें परिवार नियोजन कार्यक्रम का, ये सरकार की योजना है परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन न होने के कारण, ठीक प्रकार से क्रियान्वयन न होने के कारण भी जनसंख्या बढ़ रही है, के कारण भी जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है। अगला लिखें, अंतिम लिखें, अगला पढ़ेंगे हम जनसंख्या वृद्धि से, अगला पॉइंट लिख लेते। पॉइंट क्या, जनसंख्या वृद्धि के कारण थे। अब पढ़ेंगे हम जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। ये कारण थे, बिल्कुल सरल है, साथ साथ याद भी होनी चाहिए। अगला है जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। भाई वो तो कारण थे, हमने कारण पढ़े थे। भाई पुत्र प्राप्ति की चाह में, कम जानकारी के कारण, ठीक है, उच्च जन्म दर के कारण, निम्न मृत्यु दर के कारण। और अब पढ़ेंगे उत्पन्न समस्याएं। जनसंख्या बढ़ेगी तो अनेक प्रकार की समस्या पैदा होगी। उनके लिए भोजन की, आवास की, रहने की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की दिक्कत हो जाएगी, खाद्यान्न की ज़्यादा जरूरत होगी, ठीक है। और शहरों में तो उसमें वो शहरों के वाले वो अलग पढ़ेंगे, हम जो नगरीकरण में पढ़ेंगे, जैसे उसमें गंदी बस्तियों का निर्माण हो जाना, कुपोषण का शिकार हो जाना आदि। तो समस्या में लिखें आप। नंबर 1, जनसंख्या वृद्धि के कारण देश की आर्थिक प्रगति में, जनसंख्या वृद्धि के कारण देश की आर्थिक प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण देश की आर्थिक वृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। अब देखो आर्थिक विकास में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या बाधा उत्पन्न होती है आर्थिक विकास में। अब देखो जैसे परिवार में जनसंख्या, हमारे परिवार का आकार बड़ा है तो हम आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा अधिकांश जो धन है कमाते हैं वो बच्चों पर ही खर्च हो जाएगा। कभी कौन बीमार हो गया, कभी क्या हो गया। छोटा परिवार होगा तो हम उसको अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं, उनका भोजन, आवास, हर प्रकार की हम उनको सुविधा दे सकते हैं। देखो आज हम देखते हैं बड़े शहर में जाते हैं कहीं तो कितने किलोमीटर में पहले जाते हैं, देखते हैं एक के टच में दूसरा मकान, काफ़ी लंबी दूर तक कई किलोमीटर चले जाओ। जैसे हम जयपुर में जाएं तो वहाँ जहाँ से स्टार्ट होता है जयपुर, वहाँ से लेकर कई किलोमीटरों तक हम चले जाएं तो आपको कोई खाली जगह नहीं मिलेगी।
अब उस क्षेत्रफल को हम देखें तो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, फिर भी जगह कम पड़ रही है ना। तो जनसंख्या वृद्धि हुई तभी तो हुआ ना, जनसंख्या कम होती तो इतना सघन थोड़ी होता, जनसंख्या घनत्व थोड़ी होता। जैसे हमने राजस्थान का पढ़ा था, जयपुर का 598, जैसलमेर का 17, भारत का पढ़ा था हमने 382, ठीक है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का 17। तो जनसंख्या गाँव में भी देखो, गाँव कितने पहले गाँव में बहुत कम मकान होते थे, दूर दूर होते थे। अब गाँव में भी देखो धीरे धीरे लोग गाँव शहर का रूप धारण कर रहे हैं ना, जिससे आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा लिखें, अधिक जनसंख्या के कारण लोगों के जीवन स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लोगों के जीवन स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी रहने का जो तरीका है वो निम्न कैटेगरी का हो जाता है, यानी अच्छा जीवन वो नहीं जी सकते, तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तीसरा लिखें, जनसंख्या वृद्धि से लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी? जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत आवश्यकता उनको भी वो ठीक प्रकार से पूरा नहीं कर पाते हैं। तीव्र जनसंख्या, अगला पॉइंट लिखिए, तीव्र जनसंख्या के कारण देश में गरीबी व बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। देश में गरीबी व बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में गरीबी व बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। तो इसमें रटने कोई बात नहीं है, एक बार पढ़ते याद हो जाएगा, इसमें कोई समझाने की चीज़ भी नहीं है। जो जनसंख्या बढ़ेगी तो सरकार उनको प्रत्येक को रोजगार नहीं दे सकती, नहीं देगी तो क्या है, वो बेरोजगार होंगे, तो क्या बढ़ेगी? गरीबी। तो बेरोजगारी का गरीबी से क्या हो गया? संबंध हो गया। अगर आदमी बेरोजगार है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है, वो निष्क्रिय है, बैठा है, तो वो घर के ऊपर ही बोझ होगा। घर के ऊपर होगा तो देश के ऊपर ही बोझ हो गया, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय कुछ नहीं होगी तो परिवार की आय भी नहीं होगी, परिवार की नहीं होगी तो देश की आय भी घटेगी। तो जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है, साथ ही बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि सरकार के पास इतनी जगह नहीं होती है कि वो सर को सरकारी नौकरी में शामिल कर ले, नहीं कर सकते ना। तो इससे गरीबी और बेरोजगारी दोनों उत्पन्न हो जाती है, किससे? जनसंख्या वृद्धि के कारण। अगला लिखें, जनसंख्या वृद्धि से भौतिक सुख सुविधाएं जैसे भौतिक सुख सुविधाएं कौन सी होती है? जो हमारे जीवन को सुख में बनाती हैं। जैसे टेलीविज़न भी एक भौतिक है, कार है, मतलब गाड़ी है, ये सब क्या है? भौतिक सुख सुविधाएं हैं। इनके अलावा और भी हैं, वो लिखें। जैसे पीने का पानी, रहने के लिए मकान, बिजली व यातायात आदि की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यानी आने जाने के साधन हम देखते हैं, देखो ट्रेनें हैं, उसके बावजूद भी हम किसी विशेष प्रोग्राम पे जाते हैं तो हमें गाड़ी में बैठने के लिए सीट नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? जनसंख्या है तभी तो नहीं मिलती। तो कितने साधन है, पर्सनल साधन कितने हैं, उसके बावजूद भी देखो हमें काफ़ी भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ता है। कहीं अब ट्रेनें रेल कितनी बड़ी होती है, आपने देखा होगा, बैठा भी होगा आपने, तो उनमें भी आपको सीट नहीं मिलती, ये कंडीशन है।
जनसंख्या वृद्धि के कारण, है ना, तो उनको आपको यातायात सुविधाएं भी ठीक से उपलब्ध नहीं हो पाती। अगला लिखें, तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों के सामने, तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों के सामने खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो जाती है, या हो रही है या हो जाती है। खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आज हम, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। एक बच गया था नगरीकरण के क्या लाभ हैं, क्या नगरीकरण उससे क्या लाभ है, क्या हानि है, वो आपको अलग उसमें लिखाएंगे नहीं, आपको जब आपका टेस्ट होगा उसमें एक बार पहले आपको बता दिया जाए, उस फिर बाद में उसका रिवीजन करेंगे हम। तो उसमें जैसे जनसंख्या ये वृद्धि थी, उसमें जनसंख्या शहरीकरण के लाभ या शहरीकरण से समस्या वही। फिर शहरों में क्या है, जो बेरोजगार है वो रोज़गार पाने के लिए शहरों में जाते हैं। शहरीकरण क्या है, गाँव को छोड़कर शहरों में जाना, और शहरों का जीवन स्तर क्या होता है, ऊंचा होता है, वहाँ का रहन सहन का तरीका ऊंचा होता है, इस कारण से हम शहरों में जाते हैं। वहाँ भौतिक सुख सुविधाएँ अच्छी मिल जाती है, जैसे पीने का पानी, बिजली, यातायात सुविधाएँ अच्छी होती है, और अच्छा जीवन उपलब्ध होता है, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं उनको शहरों में उपलब्ध हो जाती है। ये तो उनके क्या हो गए लाभ। हानि में देखो, शहरों में जाने से सभी लोग एक जगह चले जाएंगे तो वहाँ पर आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और कच्ची बस्तियों का निर्माण हो जाएगा, ये आप लिख सकते हैं। और प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, शहरों में। तो शहरों में जनसंख्या वृद्धि के कारण, शहरीकरण के कारण प्रदूषण की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे कई रोग उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे सांस की दिक्कत, मुख्य आंखों में जलन आदि रोग उत्पन्न हो रहे हैं। जल प्रदूषण बढ़ रहा है, कच्ची बस्तियाँ, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, और जनसंख्या वृद्धि के कारण शहरों में अपराध भी बढ़ रहे हैं। समझे ना, चोरी करने वाले बसों में कई देखते हैं हम, ट्रेनों में, शहरों में एक दूसरे में जाते हैं, उनमें पैसे निकाल लेना या चेन तोड़ लेना। तो ये घटनाएं कब होती है, शहरों में जनसंख्या वृद्धि के कारण तो हो रही है, शहरीकरण के कारण तो हो रही है। तो ये हम मन से भी लिख सकते हैं, एक बार आपको और बता दिया जाएगा, या और किसी संसाधन के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं इनको। वे शहरीकरण होगा तो उसमें जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा, शहर में बढ़ेगा ना, वहाँ बिजली, पानी, आवास की कमी हो जाएगी, कच्ची बस्तियों का निर्माण हो जाएगा, अपराध बढ़ेगा, भौतिक सुख सुविधाओं में कमी आएगी, ये सब नगरीकरण के हानि हो जाएगी। तो ये नुकसान है नगरीकरण के। और हमने जनसंख्या नीति पढ़ लिया भारत सरकार की, फिर जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न क्या समस्याएं हैं और जनसंख्या वृद्धि के कारण दोनों पढ़े। इस प्रकार हमारा ये अध्याय 12 चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला अध्याय उसको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।